ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर करेंगे आज हम। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर में 4 मीटर लंबा तार होता है। ठीक है, और उसको इस्तेमाल क्यों किया जाएगा? इस्तेमाल किया जाएगा विभव मापी दो सेल के विद्युत वाहक बल टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल। दो प्राइमरी सेल है, उनके ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए यहाँ पर इसका उपयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम बना देते हैं। एक, दो, तीन, चार। ठीक है, ये 4 मीटर लंबा तार होता है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। इसके दो सिरों पर, ठीक है, इस सिरे से हम क्या अटैच करते हैं? रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस। उसके बाद हम चाबी लगाते हैं। चाबी के बाद हम लगाएंगे बैटरी। ठीक है, ये हमने बैटरी लगा दी है। ठीक है, बैटरी से फिर हम ए पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे इसको। ये रहा हमारा ए पॉइंट। यहाँ से हम दो सेल लगाएंगे जिनका हमें क्या निकालना है? ईएमएफ निकालना है। इसका ईएमएफ है E1, इसका ईएमएफ है E2। और यहाँ पर लगाएंगे इसके बीच में गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से इधर आ जाएगा जॉकी, ये हो जाएगा जॉकी। ठीक है, उससे पहले हम रेजिस्टेंस बॉक्स भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लगा दिया रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध का जो होता है, यहाँ पर लगा दिया हमने गैल्वेनोमीटर। ये तो हमारा सर्किट डायग्राम, इस तरीके से हमारा सर्किट डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे वो हमें बताना है। देखिए, इसमें भी मैग्नीन का तार का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये बैटरी है, ये की है। ठीक है, जो स्विच हम जिसको बोलते हैं। ये 4 मीटर लंबा तार है। जो कि का कल मैंने आपको बताया था। इसमें हम कैलकुलेट करेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल। एक सेल का ईएमएफ पता होगा हमें, एक सेल का हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो इसका ईएमएफ इसके साथ कंपेयर करेंगे और बड़ी बैटरी लेकर करेंगे, ताकि इस पर अधिक से अधिक बल लगा सके। क्योंकि ईएमएफ को ही हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, और अब विभव मापी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले जब हम इसको बंद करेंगे तो इस पूरे सर्किट में करंट फैल जाएगा। करंट फैलने की वजह से यहाँ पर या तो इसको बंद करेंगे या इसको बंद करेंगे। इन दोनों में से किसी एक को बंद करेंगे। जिसका नॉन रेजिस्टेंस है उसको बंद कर देंगे। ठीक है, तो उसका प्रॉपर करंट यहाँ पर जाना शुरू हो जाएगा। अब ये जो गैल्वेनोमीटर है, कल मैंने बताया था गैल्वेनोमीटर की जो सुई होती है बीचों बीच जीरो होती है। ठीक है, तो ये ए बिंदु है और ये आपका डी बिंदु है। तो सर्किट सही जुड़ा हुआ है। उसके लिए हम क्या करेंगे? गैल्वेनोमीटर को पहले यहाँ पर रखेंगे, जो कि एसी टाइप का होता है। ठीक है, उसमें यहाँ पर तार बंधा होता है नीचे, बस लोहे का आगे पॉइंट होता है। उसका काम ये होता है कि इस तार के ऊपर हमें क्या करना है? सरकाना है। सरका के इस गैल्वेनोमीटर को चेक करना है। जब इसकी सुई यहाँ पर जीरो पे आ जाएगी, वहीं पर उसको क्या कर देंगे? रोक देंगे। उसी को ही हम क्या बोलेंगे? नल पॉइंट बोलेंगे, कि हमारा ये नल पॉइंट आ गया। नल पॉइंट का मतलब है इधर से बैटरी जो बल लगा रही है और इधर से जो ये सेल बल लगा रही है, ये दोनों बल क्या हो गया? बराबर हो गया, फिक्स हो गया। तो वहां पर गैल्वेनोमीटर क्या कर देगा? जीरो।
ठीक है, तो हमें नल पॉइंट निकालना है। नल पॉइंट निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स का हम इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको ए पे टच किया, तो सपोज इसका डिफ्लेक्शन इधर आया, जीरो सुई बीच में होती है वो इधर हो गया। फिर हमने इसको डी पे टच किया, डी पे टच करने पर ये दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन देना चाहिए, दूसरी तरफ आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब आपका सर्किट बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव एंड को डी से जोड़ेंगे रियोस्टेट के साथ, नेगेटिव बैटरी के साथ, और जो पॉजिटिव है उसको ए पर जोड़ेंगे, और पॉजिटिव के साथ ही हम इन दोनों सेल को जोड़ेंगे जिसका ईएमएफ निकालना है, और जिसका ईएमएफ पता है। रेजिस्टेंस में एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में करेंगे, गैल्वेनोमीटर ये। अब जैसे ही करंट इसमें फ्लो करना शुरू होगा तो मान के चलेंगे कि ए पर रखने पर वो इधर डिफ्लेक्शन आ गया। मैं धीरे धीरे चौकी को ऐसे सरकाऊंगा इस वाले को, ठीक है, तो ये धीरे धीरे जीरो के पास आने लगेगा। जब ये बिल्कुल जीरो पर आ जाएगा, माना कि यहाँ पर आ गया जीरो पे, ठीक है, तो वहीं पर हम इसको रोक देंगे। रोकने के बाद हम पढ़ेंगे ये पूरा कितना था, 100 सेंटीमीटर, और ये कितना है 50। तो इसका जो नल पॉइंट आया है वो कितने पर आया है, 150 पर आया है, ठीक है। तो इसका नल पॉइंट कितने पर आया है, 150 पर आया है, ठीक है। तो जो ईएमएफ है E1, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, E1 इज इक्वल्स टू KL1। जो ईएमएफ है इसकी वजह से जो आया है वो लेंथ कितना आया, पहले हमने इसको चेक किया इसको बंद करके, ठीक है। तो इसकी ईएमएफ की वजह से कितनी लेंथ आई है, 150, ठीक है। L1 कितने आ गई, 150। ऐसे ही हम दूसरी की चेक करेंगे, इसको हटा देंगे, यहाँ चेक करेंगे इसको बंद करके, तो इसका आ जाएगा E2 इजिकल टू KL। आ गया। अब K तो कांस्टेंट है, E1 E2 इन दोनों में से कोई सा एक ईएमएफ हमें पता होगा, ठीक है। तो E2 अपॉन E1, इसको इसको डिवाइड कर देंगे 2 को 1 से, E2 अपॉन E1 इजिकल्स टू L2 अपॉन L1। K से K कट जाएगा। तो देखो L1 L2 हमें ज्ञात होगा, यहाँ से हम ज्ञात कर चुके हैं। जब पहली सेल का निकाला तो L1 आ गया, दूसरी सेल का निकाला तो L2 आ गया, K से K कट गया। इन दोनों में से एक की ईएमएफ हमें पता होगी। जब एक की ईएमएफ हमें पता होगी, ठीक है, इन दोनों में से एक की ईएमएफ हमें पता होगी, E1 E2 अपॉन E1, एक की ईएमएफ आसानी से निकाल देंगे, L1 L2 आपको पता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक दो सेल हमारे पास हैं, उनमें से एक का ईएमएफ हमें पता है और एक का हम आसानी से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसी को कहते हैं पोटेंशियोमीटर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर जो होता है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, जो हमारी ये सेल है जो हमने ऊपर जोड़ी है, इसका आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये कल मैंने आपको बताया था। इंटरनल रेजिस्टेंस किस तरीके से दिखाएंगे, नीचे दिखाएंगे R1 ऐसे करके, प्रतिरोध का साइन बना के नीचे यहाँ पर दिखाएंगे। तो ये जो सेल है इसका आंतरिक प्रतिरोध भी है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। कैसे पता चलेगा, किसी बैटरी को चार्ज कर दीजिए, 15 से 20 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये सिद्ध हो जाता है कि उसका कोई ना कोई आंतरिक प्रतिरोध है बैटरी का, जिसकी वजह से उसका करंट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। अब पोटेंशियोमीटर की आपसे क्या पूछेगा, सेंसिटिविटी पूछेगा, ठीक है। सेंसिटिविटी का मतलब होगा, प्रयोग विधि तो मैंने आपको बता दी, इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। सेंसिटिविटी का मतलब होगा कि वो कितना सेंसिटिव है, कितना उपयोगी है। ये इतना उपयोगी है कि कम से कम अगर करंट या कम से कम पोटेंशियल अगर बैटरी के अंदर है, सेल के अंदर है, तो उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, जांच सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अ पोटेंशियोमीटर इज सेंसिटिव इफ इट इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग वेरी स्मॉल पोटेंशियल, ये कम से कम विभव को क्या कर दे, जांच ले, उसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इट शोज सिग्निफिकेंट चेंज इन बैलेंसिंग लेंथ, ये थोड़ा सा ही, अगर थोड़ा सा भी होगा उसके लिए भी यहाँ पर गैल्वेनोमीटर क्या देगा, डिफ्लेक्शन देगा। तो उस बात से ये सिद्ध हो जाएगा कि थोड़ा सा भी करंट अगर इस सर्किट के अंदर है तो उसको भी आसानी से जांच लेगा। तो पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे इसका, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे इसका। को एक सेल ले लेते हैं और सेल के पैरेलल में हम लगा लेते हैं एक रेजिस्टेंस बॉक्स। तो एक सेल को हटा दूंगा और उसकी जगह में क्या लगा दूंगा, प्रतिरोध। ये E1 कर दिया मैंने और यहाँ पर मैंने लगा दिया रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। यहाँ से मैं रेजिस्टेंस बॉक्स हटा दूंगा, ठीक है। इसका आंतरिक प्रतिरोध हमें निकालना है E1, इसका आंतरिक प्रतिरोध इस तरीके से दर्शाया गया है R1, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस हमें निकालना है इसका। अब हम क्या करेंगे, वही पहले वाली इक्वेशन है, बस थोड़ा सा बदलाव करेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा बदलाव। हमारे पास जो फॉर्मूला था E=K_L1 था, ठीक है। E=K_L1 था। अब E2 तो नहीं है हमारे पास, E2 नहीं है तो उस स्थिति में हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, विभव निकालेंगे। किसका विभव निकालेंगे, जो ये बड़ी वाली जो बैटरी है इसका हम विभव निकालेंगे, ठीक है। उसको हम बोलेंगे KL2। तो E की जगह हमने क्या ले लिया, V=KL2। देखो ध्यान से, ये हमारे पास सेल है तो इसका EMF KL1, इसका हमने इस रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में हमने एक L लेंथ का नल पॉइंट निकाल लिया। L लेंथ पे कितना नल पॉइंट है वो हमने फाइंड आउट कर दिया। अब हम इसकी पोटेंशियल लेंगे, क्योंकि हमारे पास दूसरी कोई सेल नहीं है तो इसको इसके साथ ही कंपेयर करेंगे। तो V= कितना आ गया, KL2। तो अब हम इसका यूज करेंगे तो इसको हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। इसको हटा देंगे और उसको उधर से ऑन कर देंगे। तो इसका पोटेंशियल मेजर कर लेंगे इस पर, पोटेंशियोमीटर पर, ठीक है। तो उसका भी हमने विभव नाप लिया है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E/V=L1/L2। इस तरीके से आ गया सीधा सीधा। अब इसमें E की तो हमें वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। E की वैल्यू हमें नहीं पता, पर V की तो पता है। बैटरी कितने की ली थी वो पता है, L1 और L2 पता है हमें, दोनों का डिफ्रैक्शन हमने निकाल लिए। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, E निकाल सकते हैं, ठीक है। अब E की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखो। E की वैल्यू हम निकालेंगे, E= कितना होता है, I/R+R। E ले रहे हैं EMF, इसका EMF ले रहे हैं, तो इसमें आने वाला करंट IR ओम का नियम के अनुसार। R+R क्यों लिया है, R लिया है इसका इंटरनल प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस, और R लिया है ये टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब V निकालेंगे, V= कितना हो जाएगा, IR, क्योंकि हमने जो पोटेंशियल निकाला है वो इस रेजिस्टेंस पर रख के निकाला है। तो ओम्स लॉ से V= कितना हो जाएगा, IR हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, सीधा सीधा पुट कर देंगे, पुट करके और निकाल देंगे। अब E की वैल्यू, E की वैल्यू I/R+R अपॉन V की वैल्यू कितनी है, IR L1/, ये आ गया। अब हमें निकालना क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है, मतलब छोटे r की वैल्यू हमें निकालनी है। तो छोटे r की वैल्यू हमें निकालनी है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, I से I कैंसिल हो जाएगा। अब R+R/R L1/L2, ठीक है। अब ये हो जाएगा R/R प्लस R/R कितना हो जाएगा, 1, L1/L2, ये उधर चल जाएगा माइनस में। तो R/R=L1/L2 -1, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे, R=L1 - L2/L2, और ये जो आ रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई। तो ये हमारा क्या आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया,
ठीक है। ये जो इसका अंदरूनी प्रतिरोध है वो हमने निकाला। तो जो L1 निकाला था स्टार्टिंग में E के साथ, इस सेल के साथ जो L1 डिफ्लेक्शन था, उसमें से L2 को माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे L2, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल रेजिस्टेंस जितनी यहाँ पर ली थी, जितना यहाँ पर प्रतिरोध लिया था। ठीक है, बस पुट कर देंगे और वैल्यू निकाल देंगे। तो L1 किसका डिफ्लेक्शन था, इस सेल का। L2 किसका डिफ्लेक्शन था, इस बैटरी का। ठीक है, और R क्या था, जो हमने रेजिस्टेंस यहाँ पर लिया था, 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, कितना हमने रेजिस्टेंस यहाँ पर लिया था वो यहाँ पर पुट। तो बेसिकली हमने क्या किया है, पहले हमने दो सेल ली थी, दोनों का ईएमएफ को कंपेयर किया था, एक का पता था एक का निकाला था। अब एक रेजिस्टेंस बॉक्स ले लिया है, इसका हमने क्या निकाला, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला, इसका आंतरिक प्रतिरोध। अगर आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम रेजिस्टेंस बॉक्स को पैरेलल में लेंगे। और अगर किसी सेल की ईएमएफ को कंपेयर करना है तो सेल को सेल के साथ किसमें लेंगे, पैरेलल में लेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये आपका चैप्टर जो है फिनिश। इसमें